सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में। आपको पता है लद्दाख वाले क्षेत्र में लगभग 1.5 माह से भारत और जो है कि चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। 6 जून को ये निर्धारित हुआ था कि दोनों सेनाएं थोड़ा सा पीछे हटेंगे। उसके बाद से कई दौर की वार्ता हुई। इसी वार्ता के ही एक दौर में 15 जून को जो वार्ता हो रही थी उसको लेकर उसमें कुछ विवाद हुआ और विवाद संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया और इसमें भारत के 20 जवान हमारे शहीद हो चुके। तो ये जो पूरा खबर है इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये जो तनाव बढ़ रहा है आगे तक कहाँ कहाँ जा सकता है और इसके कारणों पर हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के मजबूत होते कदम के संदर्भ में देखेंगे ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का कद आने वाले समय में बढ़ सकता है। वहीं जो तीसरी खबर है इसमें हम बात करेंगे इंडियन गैस एक्सचेंज। देखेंगे कि आखिर यह इंडियन गैस एक्सचेंज क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले समय में। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ। ये जो पूरा तनाव है एक जगह सेंट्रेट है, इसका नाम है लद्दाख का गलवान घाटी क्षेत्र। देखिए लद्दाख आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा पूरब की ओर देखिए एक रेड कलर का पॉइंट बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर लिखा होगा गलवान। तो ये जो गलवान घाटी क्षेत्र है यहीं पर यह विवाद पूरा हो रहा है। आप यहाँ जो रेड कलर का स्पॉट है, पॉइंट है, बिंदु है, इसके थोड़ा सा पूरब में देखिए आपको दिखाई देगा LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC ही क्या है कि इस समय भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। तो यह जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं गलवान घाटी वाला और उसके पूरब का भी, तो ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र है ये दरअसल हमारा ही क्षेत्र है, लेकिन इस पर चाइना ने जो है कि अधिकार कर रखा है, कब्जा कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो LAC है, इस LAC के पश्चिम में अर्थात लद्दाख वाले क्षेत्र में गलवान घाटी स्थित है और यहीं पर हम कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे और इसी निर्माण कार्य पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चीन ने यह प्रतिक्रिया दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। कारण यह है कि ये LAC के पश्चिम में है, पूरी तरह से उस क्षेत्र में है जो कि भारत का है, जिसको भारत का माना जा रहा है और कहीं ना कहीं चीन ने इस तरह से क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन किया है। और एक आपको मैं सड़क दिखाता हूं, रोड दिखाता हूं, चीजें ज्यादा क्लियर हो। पूरे घटनाक्रम में आप सुनते चले आ रहे होंगे एक रोड का नाम है जिसका नाम है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग। तो देखिए ये रहा आपका DSDBO रोड अर्थात दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग। ये रहा आपका ये पूरा क्षेत्र। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्योक वाला जो क्षेत्र है ये आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए आपका यहीं पे इस सड़क से जस्ट लगा हुआ ये देखिए गलवान घाटी क्षेत्र है और ये देखिए गलवान रिवर वाला क्षेत्र है और यहीं पर देखिए यह आपका जो यह क्षेत्र है, यहीं से ये जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी से होकर आपका देखिए यह LAC गुजर रहा है और इसी LAC पर चूंकि यह जो LAC है अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और आमने सामने होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो गलवान घाटी क्षेत्र में क्लेश बढ़ गया है। इसको और देखिए और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए एक फिर मैप देखिए और ये देखिए आपका ये दारबुक। तो ये जो आप दारबुक देख पा रहे हैं ये दारबुक से लेकर और ये देखिए आपका नॉर्थ की ओर ये दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र, इसी सड़क का निर्माण कर रहे हैं और इसी सड़क के देखिए मध्य भाग में आपको एक और क्षेत्र दिखाई दे रहा है और वह है गलवान घाटी क्षेत्र। ये जो गलवान घाटी क्षेत्र है, चूंकि यह जो हम सड़क बना रहे हैं जिसका नाम है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी, इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और चूंकि ध्यान दीजिए यह जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, जो गलवान घाटी के पास का ये पूरब का क्षेत्र है, चीन ने पहले से यहाँ पर निर्माण कार्य कर रखा है। उसको डर ये है कि अगर यह जो सड़क बन रही है, सड़क बन जाएगी तो इस सड़क के बनने के कारण क्या होगा, यहाँ तक आर्मी पहुँच जाया करेगी, भारतीय आर्मी, और
और अपने क्षेत्र की रक्षा कर पाएगी और इस तरह से चीन के अतिक्रमण को नहीं होने दिया जाएगा और इसी पर पूरा चीन बौखलाया हुआ है। आइए मैं इसके मिनट से आपको परिचित करवाता हूँ। सबसे पहले समझिए, दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है। इसे सेना के बीच जो है कि सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, किस नाम से जाना जाता है? सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। दारबुक सेयुक ओल्डी बेग वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, DSDBO में भारत लंबे समय से, अर्थात दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी में भारत लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहा है, जिसे इस साल पूरे किए जाने की उम्मीद थी। यह जो सड़क बन रही है लगभग 255 किलोमीटर लंबी है और LAC अर्थात जो दोनों देशों के बीच का जो एक विभाजन रेखा है, जो सीमा है, वहाँ उसके समानांतर गुजरती है और यह लगभग 13,000 से लेकर 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर ये सड़क बन जाती है तो हम काफ़ी ऊंचाई पर होंगे एज ए कंपेयर टू चीन और हम उसको ऊंचाई से टैकल कर सकेंगे। तो साथ ही साथ इतनी ऊंचाई पर अगर भारत सड़क का निर्माण कर ले रहा है तो आने वाले समय में जो पूरा जो मैंने आपको दिखाया गलवान घाटी क्षेत्र, यहाँ पर आर्मी जो है कि बहुत जल्दी पहुंच जाया करेगी। ये जो सड़क है लेह को कराकोरम से जोड़ती है और चीन के सिंजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है। चूंकि यह लद्दाख का हमारा भाग है गलवान घाटी क्षेत्र और ये पूरा जो दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है यह लद्दाख का भाग है और यह किसको अलग कर रहा है? चीन के सिंजियांग प्रांत को। जो दौलत बेग ओल्डी है जो मैंने आपको दिखाया, एकदम नॉर्थ में दिखाया, वो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है, जिसे मूल रूप से 1962 में के युद्ध के दौरान बनाया गया था। बीच में हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन वर्ष 2008 में भारतीय वायुसेना द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया और वर्ष 2008 में एंटोनोव N-32 सेना विमान को इस पर उतारा गया और अगस्त 2013 में परिवहन विमान C-130J की लैंडिंग हमने करा दी। इसका मतलब यह है कि यह जो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है जो कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है, यहाँ पर हम परिवहन अर्थात ऐसे भी विमान उतार सकते हैं जिसमें हम सेना को लेकर जाएं और साथ ही साथ सेना का विमान जिसमें हम बहुत बड़े हथियार लेकर जा सकते हैं, इसको भी उतारने की क्षमता रखते हैं। अब है क्या कि ये जो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है यहाँ से LAC केवल और केवल 9 किलोमीटर दूर है और जो गलवान घाटी क्षेत्र ये भी क्या है, बिल्कुल पास में ही स्थित है। तो अगर यह जो दौलत बेग ओल्डी जो सड़क, दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी जो सड़क हम बना रहे हैं, इससे गलवान घाटी भी जुड़ जाएगा और साथ ही साथ दौलत बेग ओल्डी तक अब पहुँचने के हमारे पास दो विकल्प होंगे, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग। तो हमें जिस मार्ग की जब आवश्यकता लगेगी तो हम उसका यूज करके और चीन को वहां पर रोकने में सफल हो पाएंगे। इसीलिए जो है कि चीन क्या हुआ है, चिढ़ा हुआ है। थोड़ा सा गलवान घाटी को भी समझिए। गलवान घाटी क्षेत्र जैसा कि मैंने दिखाया यह भारत का हिस्सा है, लेकिन इस समय अक्साई चीन में है, अर्थात जो हम यह पूरा जो LAC से पूरब का इलाका है जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, ये भी तो है भारत का, इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन फिर भी यह जो अक्साई चीन का यह जो क्षेत्र है, यह जिसका नाम है गलवान घाटी क्षेत्र, ये विवादों में कई बार बन चुका है। जब 1962 का युद्ध हुआ था उस समय से भी क्या है, गलवान घाटी क्षेत्र पर किसका अधिकार रहे इसको लेकर जो है कि संघर्ष हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से इसी गलवान घाटी क्षेत्र से मैंने दिखाया LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है। तो अब क्या होगा, अगर यह हमने दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग बना लिया, इसका मतलब क्या है कि हम दक्षिण से लेकर दारबुक से लेकर सेयुक तक अर्थात दौलत बेग ओल्डी तक और साथ ही साथ गलवान घाटी को हम जोड़ने में सफल हो पाए। और जब गलवान घाटी को हमने जोड़ लिया तो गलवान घाटी में ही क्या है कि चीन का अतिक्रमण होता है, उस अतिक्रमण को अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। चीन इसी से क्या है, बिल्कुल नाराज बैठा हुआ है। यह जो DSDBO सड़क है अर्थात दारबुक सेयुक दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग, ये पूर्ण हो जाने से चूंकि यह जो पूरा गलवान घाटी क्षेत्र है इस यहाँ तक पहुँचना भारतीय सेना के लिए बस कुछ ही मिनट का काम होगा। मान लीजिए इमरजेंसी में हमें सूचना मिलती है कि चीन ने अपने जो है कि वहाँ पे आर्मी बढ़ा दिए, हम तुरंत यहाँ किसी भी स्थान से आर्मी को जो है कि पहले दौलत बेग ओल्डी हवाई मार्ग से उतारेंगे और वहाँ से सड़क के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम गलवान घाटी तक सेना को पहुँचा देंगे।
तो साथ ही साथ लेह से हम डायरेक्ट सड़क मार्ग के माध्यम से भी सेना को पहुंचा सकते हैं। अब जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो इससे जो है कि चीन को तो चिढ़ होनी ही थी और इसी के कारण यह हो रहा है। दरअसल यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि गलवान घाटी का जो क्षेत्र है, उस गलवान घाटी का जो चीन के अधिकार में जो भाग है, गलवान घाटी का जो एरिया चीन के अधिकार में आता है, वहां पर चीन पहले से निर्माण कर चुका है। तो उन्हें डर ये है कि जब हमने निर्माण कर रखा है, इस निर्माण को आगे हम और बढ़ाएंगे तो कभी भी इंडियन आर्मी इसको रोक सकती है और जो उनके बने हुए इलाके हैं, अगर युद्ध या किसी भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उनको तबाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिलिट्री जब चाहे तब वहां पहुंच सकती है। और इसी के कारण पूरा उन्होंने जो है कि तनाव क्रिएट किया हुआ है। कुल मिलाकर आने वाले समय में देखना होगा कि गलवान घाटी और इस सड़क को लेकर क्या नतीजा आता है। इसके साथ विवाद एक चीज और है, वो है आपको पता है कि यहाँ पर एक पैगोंग झील है। तो जो पैगोंग झील है यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी है और 135 किलोमीटर लंबी इस झील का विस्तार पूरब से पश्चिम है। तो जो पश्चिम का लगभग 45 किलोमीटर का एरिया है यह भारत में पड़ता है और 90 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो चीन में आता है। अब हुआ क्या है कि चूंकि यह पूरा जो झील वाला इलाका है, आप झील में सीमांकन नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है कि आप उसमें दीवार बना दें। तो उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ तक आपका। तो क्या होता है कई बार जो है कि झील के माध्यम से चीन के आर्मी अंदर तक प्रवेश कर जाती है, इस कारण भी विवाद हो बढ़ता है। एक विवाद और है और वो है इस झील के जो है कि नॉर्थ में स्थित कुछ पहाड़ी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। आप देखिए ये आपका जो है कि झील है, पेंगोंगसो झील है, इसके नॉर्थ में देखिए तो जैसे आपके हाथ की अंगुलियां आगे की तरफ निकली हैं, ठीक इसी तरह से यह जो पूरा आपका पर्वत है, इस पर्वत का आप देखिए कुछ जो है कि पॉइंट्स निकले हुए हैं। ये जो पॉइंट्स निकले हुए हैं इन्हीं को बोला जाता है फिंगर्स। अब इन फिंगर्स में देखिए अगर इसकी काउंटिंग की गई है, इस फिंगर में देखेंगे 1 2 3 4, तो ये जो फिंगर 4 है यहाँ पर, ये आपका फिंगर 4 है, इसके इधर वाला पूरा इलाका भारत के नियंत्रण में है। और यह फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है, इसमें भारतीय सेना को, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ, भारतीय सेना के पास अधिकार है कि यह क्या करे, इसमें जो है कि अपनी मोबिलिटी कर सके, अर्थात तो वह इसमें पेट्रोलिंग कर सके। है क्या कि देखिए यहाँ पर ये जो चीन की मंशा ये होती है कि ये पूरे क्षेत्र में जब भी क्या होता है, भारतीय आर्मी जाती है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, तो उसको रोका जाता है। और साथ ही साथ जो चीन की आर्मी है वह फिंगर 4 को जो है कि ये जो फिंगर 4 है जो कि हमारे यहाँ पर सेना इसको मानता नहीं, वह कहता है कि नहीं हम तो अंदर तक जाएंगे और फिंगर 1 और फिंगर 2 तक वो बढ़ने का प्रयास करता है। इसी में क्या होता है, फिंगर 4 पर ही क्या होता है, टकराव होता है और यही टकराव क्या हो जाता है, हिंसक हो जाता है। तो वर्तमान समय का जो पूरा विवाद है वो सिर्फ दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग को लेकर नहीं है, सिर्फ गलवान घाटी को लेकर नहीं है, बल्कि इन फिंगर्स को लेकर भी है। और इन सभी के कारण से लगभग 1.5 माह से क्या हो रहा था, विवाद चल रहा था और यही विवाद अब क्या हो गया, हिंसक हो गया है। फिंगर 1 से 4 तक जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा देगा भारतीय सेना के कब्जे में है और 4 से 8 तक भारतीय सेना क्या कर सकती है, पैदल गश्त करती है। लेकिन अभी क्या है, हमको फिंगर 4 से आगे की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा और वहीं चीन क्या कर रहा है, इसको लेकर फिंगर 2 की तरफ बढ़ रहा है। इसको रोकने का प्रयास जो है कि भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर चाहे दौलत बेग ओल्डी हो या दारबुक से दौलत बेग ओल्डी हो, गलवान घाटी क्षेत्र हो, फिंगर्स पर नियंत्रण हो, इन सभी को लेकर लगभग 1.5 माह से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने। इसमें दुखद घटनाक्रम क्या हुआ है कि 15 जून की देर शाम और रात को गलवान घाटी क्षेत्र में वार्ता के लिए एक समय फिक्स किया गया था बातचीत के लिए, और उसी समय क्या हुआ कि ये वार्ता जो है कि हिंसक हो गया। और इसमें जो पहले सूचना है कि 3 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अब ये सूचना है कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि घायल भी हुए हैं। वहीं चीन के अंदर में बताया गया है कि यहाँ के 43 जवान जो है कि शहीद तो नहीं कहा जाएगा इनको, ये हताहत हुए हैं, इसलिए हताहत हुए हैं। अब एक चीज़ समझिए कि कोई आपके घर में घुसने का प्रयास करे और उसको हम जो है कि रोकें, तो ये तो हर व्यक्ति का, हर जो है कि देश की जिम्मेदारी बनती है। तो वही ऐसा यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर जो है कि भारतीय सेना ने जवाब जरूर दिया है, लेकिन ये भारतीय जो 20 जवान शहीद हुए हैं ये हमारे लिए दुखद है, चिंतनीय है। 1975 के बाद यह
पहली बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। इससे पहले अगर LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी ऐसी घटनाक्रम हुआ था तो 1975 में हुआ था। और यह इसलिए और चिंताजनक है, दरअसल 6 जून से ही वार्ता के माध्यम से दोनों देश कह रहे थे कि हम इस मुद्दे को सहमति जताएंगे और अपनी अपनी सेनाओं को वापस करेंगे, और इसी सहमति का जो है कि और आगे बढ़ाने के लिए एक वार्ता के दौरान जो है कि चीन ने यह इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया है। आप एक चीज़ और समझिए कि जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, इसमें एक बात ये भी है कि यहाँ पर यह इतनी बड़ी संख्या तब है जबकि कोई गोली नहीं चली, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच यह सहमति है कि LAC पर किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए जब भी इस प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लात घुसे से हो रही हैं, कभी कभी पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन ने जो है कि रॉड और डंडों का भी शायद प्रयोग किया है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चीन किसी भी तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी, चाहे वो सीमा के संदर्भ में हो या किसी संदर्भ में, निभाने को तैयार नहीं है। और चीन की इस हरकत को दोनों देशों के बीच में हुए 1993, 1996 और 2013 के एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जा रहा है। इन तीनों ही एग्रीमेंट में कहा गया है कि किसी भी कंडीशन में LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसा को नहीं होने दिया जाएगा और हर मुद्दे का समाधान जो कि बातचीत से किया जाएगा। लेकिन भारत ने भी कमर कस रखा है। उसने कहा है कि आपकी जो आपत्ति है कि आप कहते हो दारबुक सेवक दौलत बेग ओल्ड सड़क मार्ग रोक दिया जाए, हम इसको नहीं रोकेंगे, हम बनाएंगे। भारतीय सेना ने भी जो है कि अब उस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और लगभग 1300 मजदूरों को झारखंड से ले जाया जा रहा है कि ताकि जल्दी से सड़क के निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री जो है कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री सभी ने मिलकर मीटिंग की है और आने वाले समय में चीन को रोकने के हर संभव प्रयास करने की बात कही है। और साथ ही साथ चीन को ये बता दिया गया है कि जो है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के अपने ऊपर लगे आरोप को हटाने के लिए यह जिस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम दे रहा है, इससे पूरा जो है कि देश और विश्व चिंतित है और हम किसी भी तरह से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। इसी भारत और चीन के तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताया है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने को कहा है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था इसमें भारत की तरफ से किस प्रकार की संयम की बात की जा रही है। अगर एक चीज़ समझिए, हमारा पूरा इलाका है, हम अपने घर में हैं, कोई बाहर से आके हमसे लड़ना चाहता हो, फिर हमसे कहा जाता है कि आप संयम दिखाइए, तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह पाकिस्तान का कई बार जो है कि पक्ष लेकर और किसी चीज़ को उलझाने का प्रयास करती हैं। मेरे संदर्भ में यहाँ तक मैं भी मानूंगा कि यह जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसमें पूरे विश्व को चीन के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। नहीं तो ये जो चीन है इसकी आक्रामक नीति है, जैसे अन्य देशों ने देखी है, अन्य जो है कि भारत के अलावा किसी और को भी देखनी पड़ सकती है। भारत सक्षम है, हर तरह से इसको टेकल करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। कारण यह है कि पहले ही आपको पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अर्थात मोतियों के माला के माध्यम से हिंद महासागर में भी चीन जो है कि भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी रणनीति के तहत मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकी देशों में चीन ने अपनी उपस्थिति, अपने पोर्ट, अपने नेवल बेसिस बना रखे हैं। हाल ही में हुआ क्या है कि जिबूती जो आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में पूरब की ओर जाकर देखिएगा आपको एक देश दिखाई देगा छोटा सा, जिबूती में एक बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा था और चीन ने कहा है कि अब ये जो बंदरगाह है पूर्ण रूप से नेवल बेस होगा और इस नेवल बेस पर चीन का सबसे बड़ा जो है कि एयरक्राफ्ट भी आ सकता है। अर्थात यह जो एयरक्राफ्ट होते हैं वह पानी के जहाज होते हैं जिस पर बड़े बड़े हवाई जहाज उतर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन पूरी तरह से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की जो क्षमताएं वो 1962 वाली नहीं रह गई हैं। हम हर तरीके से हर चीज़ को संभालने में सक्षम है। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद था जो हमने डिस्कस किया। आइए हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात AI और भारत के संदर्भ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आप इसको आसानी से समझिए। आप देखते हैं रोबोट क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वहाँ पर गेट खोलता है, आपका स्वागत करता है, बहुत सी चीज़ों को सर्व करता है। आपने सुना होगा
होगा कई फैक्ट्रियों में वो प्रोडक्शन करते हैं। तो जो रोबोट जो ये कार्य कर रहा है, इसको ये कार्य कैसे कर रहा है, हमने इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डाले हैं, इसको ऐसे हमने मैसेज दिए, सूचनाएं दी हैं और उन सूचनाओं के आधार पर ये कार्य कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अर्थात जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, उसमें उस प्रकार का इंटेलिजेंस डालना जिस प्रकार का इंटेलिजेंस व्यक्ति में होता है कि किसी भी चीज़ को कब क्या डिसीजन लेना, क्या करना है, हर व्यक्ति सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। ठीक इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी जब हम कंप्यूटर किसी रोबोट में डालते हैं तो इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और कुल मिलाकर यह क्या है, कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है जिसमें इंसानी दिमाग की नकल करने का प्रयास किया जाता है। एआई अर्थात कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसकी जो शुरुआत होती है 1950 के दशक होती है। इसके जो जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी हैं। वर्तमान समय में रोबोट का चलन बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ते जा रहा है। इसी चीज़ को समझते हुए सर्वप्रथम 1981 में 1981 में जापान द्वारा 5th जनरेशन नामक योजना को प्रारंभ किया गया था और उसने कहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य करें। यही कारण है कि जापान आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि 1981 में 5th जनरेशन, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों चर्चा में बना हुआ, तो 5th जनरेशन के माध्यम से उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया आगे। इसी के साथ ब्रिटेन ने भी जो है कि एलबी नामक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इसका भी संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। और वर्तमान समय में देशों के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही हैं। आपने सुना होगा हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन द्वारा सोफिया नामक रोबोट का निर्माण किया गया और ये सोफिया नामक जो रोबोट है ये देखने सुनने में हमारे जैसा बात कर सकता है। और इस तरह से इसको जो है कि वर्ष 2017 में सऊदी अरब ने जो है कि इसको पूर्ण नागरिकता प्रदान की है और विश्व इतिहास में सब पहली बार हुआ है किसी रोबोट को हम क्या कर रहे हैं, नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। सोफिया अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी से भी व्यक्ति से बात कर सकती है, अपने विचार रख सकती है। और इस तरह से हमने ये देखा कि जैसे इंसानी दिमाग चलता फिरता है ठीक इसी तरह से अब वही स्थान रोबोट लेने लगे। भारत में भी इसको लेकर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पे इनका यूज किया जा सकता है। 2 दिन पहले सूचना आई है कि भारत द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GPAI अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक संस्थापक सदस्य के तौर पे इसमें शामिल हो गया है। अब ये प्रश्न आएगा कि आखिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी इसमें शामिल सदस्य हैं उनमें क्या करती है कि जिम्मेदारी पूर्वक किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, कैसे इसमें इनोवेशन लाना है, कैसे विकास की प्रक्रिया में तकनीकी का यूज करना है और इस तकनीकी के केंद्र में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विविधता लाना है, कैसे हमें हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल के यूज को बढ़ाना है और उसमें उद्देश्य एक है कि वह क्या होना चाहिए, वह क्रिएटिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो दरअसल जो भी इसमें जुड़ेंगे अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ेंगे वो सबको एक नेटवर्क पर लाएगा और एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और कहेगा कि जो ये सिद्धांत होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उसको कीजिए और उसमें जो रुकावटें आ रही हैं सभी देश मिलजुल कर उस पर प्रयास करें, सभी देशों के वैज्ञानिक, सभी देशों की कंपनियां। तो इस तरह से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर देश को दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा और बहुत जल्दी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक विचार है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके गैप को खत्म करेगा आपका यह जो है कि पूरा पार्टनरशिप। इसके जो सभी प्रतिभागी देश होंगे वह अपने देशों के अनुसार जो है कि उनकी अपनी मांग के अनुसार अपने जो है एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अपने अनुभव साझा कर पाएंगे और साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। भारत के अलावा इसमें जो है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटली, जापान, मैक्सिको और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। समझ सकते हैं जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो भारत को भी इसका
फायदा मिलेगा। अब देखिए हो क्या रहा है, भारत का जीपीआई में शामिल होना एक सुखद समाचार है। इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का कद बढ़ेगा। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ई कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार, कृषि, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पिछड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी स्थिति क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है। स्वयं नीति आयोग का मानना है कि यदि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सही तरीके से किया गया तो 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की जीबीए में लगभग 15% तक की वृद्धि हो सकती है। और 15% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि होती है। और तो कुल मिलाकर यह था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। आइए हम बात करते हैं अपनी तीसरी खबर, वह है इंडियन गैस एक्सचेंज। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को देश के पहले गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रारंभ कर दिया है। और यह जो गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसका नाम दिया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज। जैसे देखिए होता क्या है कि आप कमोडिटी एक्सचेंज आप शब्द सुनते हैं तो कमोडिटी एक्सचेंज पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति विक्रेता होता है अपनी कमोडिटी का मतलब सामान वस्तु लेकर जाता, कहता है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग है, पॉइंट है, वो कहता है कि मेरे पास इतना जो है कि सामान है, कमोडिटी है। दूसरा देश कहता है, दूसरा व्यक्ति कोई भी कह सकता है कि हमें ये खरीदना है, तो क्या करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब कि वहाँ पर बोली लग गई, वहाँ पे खरीद बिक्री हो गई, अब उसकी क्या हो जाएगी, बाद में डिलीवरी कर दी जाएगी। आसान शब्दों में मैं समझाऊं, एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए हम कह रहे थे कि एक कमोडिटी है और आपके पास कमोडिटी में मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है और आपने कहा कि उस ट्रेडिंग पॉइंट में कहा कि मेरे पास 1 किलो यह मेटल है। दूसरे व्यक्ति उसको मेटल की जरूरत है, वह गया, उसने मेटल्स खोजा, आप देख रहे हैं कि आप बेच रहे हैं, उसने खरीद लिया। जब वो खरीद लेगा, जब आपको पैसे आ जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसकी डिलीवरी कर देंगे। तो ठीक जिस तरह से यह ट्रेडिंग हुई, इसी तरह से आने वाले समय में हम गैस की भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसी को नाम दिया गया है इंडियन गैस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। किससे अदला बदली? कोई जरूरी नहीं गैस के बदले गैस, पैसे के मतलब। अन्य एजेंसियों की तरह यह भी क्या होगा, एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के रूप में आयातित प्राकृतिक गैस का कारोबार कर सकेगा। इसको आसान शब्दों में समझिए कि जो हमारे पास हम आयात करते हैं प्राकृतिक गैस, वह आ गया देश के कुछ केंद्रों पे आ गया और वहाँ से अलग अलग जो है कि लोगों को पहुँचना है। तो इसमें एक झंझट होती है, ये झंझट होती है। अब मैं आसान शब्दों में और समझाता हूँ कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि गुजरात का एक क्षेत्र है दहेज, यहाँ पर प्राकृतिक गैस आयात करके आया। अब दहेज की एक रिफाइनरी में या एक जो है कि सेंटर पर यह पूरा प्राकृतिक गैस है। अब मैं हूं असम में कहीं बैठा हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति आप हैं, आप कहीं अपने राज्य में बैठे हुए, कोई दक्षिण भारत में बैठा, कोई कहीं। अब हम सभी लोगों को क्या चाहिए, प्राकृतिक गैस। तो हम क्या करेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो कि क्या करता हो, इसका परिवहन करता हो, अर्थात जो प्राकृतिक गैस दहेज से लेकर हम तक सप्लाई कर सके। इसमें क्या होता था, बीच में कुछ मीडियोकर आएंगे, वो मीडियोकर क्या कहेंगे कि ठीक है आप हमको पैसा भेजिए, और उनके पास लाइसेंस होता है। अब उन्होंने दहेज से लाइसेंस ले रखा है कि हम क्या कर सकते हैं, गैस का जो है कि व्यापार कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, दहेज से गैस खरीदते हैं अपने नाम पर और फिर आपको क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए एक मीडियोकर बन रहा था। अब क्या होगा, दहेज में जो भी गैस रखा हुआ होगा उस पर जो विक्रेता होगा और जो क्रेता होगा वो दोनों अवेलेबल होंगे। जिसको चाहिए और जिस रेट पर चाहिए जो वहां पर मिल रहा होगा ले सकता है। अर्थात बीच में जो भूमिका है और लगने वाला समय है कि हम किसी को ढूंढें, कोई हमें मीडियोकर मिले, कोई व्यक्ति मिले जो गैस का परिवहन करता हो। तो हम लोगों को, सभी लोगों को जानकारी इतनी नहीं होती, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है कि विक्रेता और क्रेता एक माध्यम से, स्पॉट मार्केट का मतलब होता है तुरंत खरीद बिक्री। कि आपने देखा कि मुझे जो है कि मान लीजिए आप जो है कि सीएनजी गैस के आप देखते हैं जो कि कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल का मतलब बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं आपने देखे होंगे, तो एक ट्रक चाहिए, एक सीएनजी कैप्सूल चाहिए या प्राकृतिक गैस का कैप्सूल, मतलब यहाँ पर अभी प्राकृतिक गैस हो रहा है तो प्राकृतिक गैस को, तो प्राकृतिक गैस का चाहिए, वहाँ पर अगर अवेलेबल है तुरंत खरीद लीजिए। फॉरवर्ड
मार्केट का मतलब होता है कि वायदा करें कि आप इतने दिन बाद आप हमको दे दीजिएगा। मान लीजिए आप वहाँ पर कोई विक्रेता है, वो कह रहा है कि हमारे पास प्राकृतिक गैस है। आपने कहा कि भैया आप पैसा भी ले लो और बताओ कि अगले 10 दिन बाद तुम्हारा क्या रेट रहेगा, और 10 दिन बाद हमको क्या करना है, सामान भेज देना। आपने उससे खरीद लिया, आपने उसको पैसे भेज दिए, 10 दिन बाद वो क्या करेगा, आपको डिलीवरी कर देगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। और स्पॉट मार्केट का मतलब होता है तुरंत आप खरीद बिक्री कर लेते हैं। तो ये सभी सुविधाएं वहां पर क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। इससे क्या होगा, प्राकृतिक गैस का कारोबार सुनिश्चित होगा। यहाँ पे एक चीज ये भी समझिए, इस एक्सचेंज पर अभी सिर्फ आयातित जो है कि प्राकृतिक गैस का ही व्यापार होगा, ना कि देश के अंदर उत्पादित प्राकृतिक गैस का। देश के अंदर जो उत्पादित प्राकृतिक गैस है, इसकी कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। तो यहाँ पर यह नहीं बिक्री होगा। वहाँ पर इस ट्रेडिंग पॉइंट पर, एक्सचेंज पर जो आयातित गैस है, इसी की बिक्री होगी, जिस पे समय पर उस पर हमेशा जो है कि जो कीमत है और डिमांड और सप्लाई के अनुसार कम और ज़्यादा होती रहेगी। इसमें अभी जो देश के अंदर उत्पादित गैस है, इसका व्यापार नहीं किया जाएगा। अभी ये जो आपका इंडियन गैस एक्सचेंज है, इसके लिए गुजरात के दहेज, हाजीरा और आंध्र प्रदेश के उडुरु काकीनाडा का चयन किया गया है। अर्थात 3 जो है कि हमने सेंटर बनाए हैं। यहाँ पर जो भी गैस रखा होगा, इसका व्यापार किया जा सकता है। इस एक्सचेंज के माध्यम से विक्रेता और क्रेता दोनों को लाभ मिलेगा और मध्यस्थों की आवश्यकता क्या होगी, खत्म होगी। इस पर जो व्यापार होगा, 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की डिलीवरी के लिए इस पर अनुबंध हो सकते हैं, अर्थात खरीद बिक्री हो सकती है। यह जो एक्सचेंज है, ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यह एक्सचेंज जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज, यह गैस एक्सचेंज ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगा। अर्थात यह किसकी सहायक है, इंडियन गैस एक्सचेंज, यह है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, IEX का जो है कि क्या है, सहायक अनुषंगी कंपनी के रूप में यह कार्य करेगा। सरकार 2030 तक अपनी समग्र ऊर्जा खपत में जो है कि ये जो प्राकृतिक गैस है, इसके अनुपात को 15% करना चाहती है, जो अभी लगभग 7% के नियम अबाउट है। इसमें क्या है कि इंडियन गैस एक्सचेंज काफ़ी सहायक हो सकता है। IGX अर्थात इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा भविष्य में प्राकृतिक पाइपलाइनों के उपयोग के लिए भी एक स्वतंत्र और पारदर्शी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। आपको पता है, प्राकृतिक गैसों को अब इनके व्यापार के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया है। वर्तमान समय में गेल जो भारत की कंपनी है, इसके द्वारा सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन 12,000 किलोमीटर लंबी का संचालन किया जाता है। आने वाले समय में इस गैस पाइपलाइन का प्रयोग कई तरीके से किया जा सकता है, कई मध्यस्थों के द्वारा किया जा सकता है, कई कंपनियों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे हमेशा जो है कि जब जिस व्यक्ति को गैस की आवश्यकता, उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इससे प्राकृतिक गैस का न सिर्फ मुक्त बाजार अर्थात किसी बिना मीडियोकर के मुक्त बाजार विकसित होगा, बल्कि चूंकि ये प्राकृतिक गैस जो होते हैं वो स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा माने जाते हैं दूसरे फ्यूल्स के कंपेयर में, तो इनका भी पहुंच क्या होगा, हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो इनकी खरीद बिक्री होगी वह एकदम फिक्स समय पर हो सकती है। इससे क्या होगा कि जो कीमत में अंतर आता है वो भी अंतर कम आएगा। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक गैस पर निर्भर उद्योग हैं, उनको काफ़ी संबल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जब उनको जितना प्राकृतिक गैस चाहिए वो खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसके जो फ्लैक्चुएट होते हुए रेट हैं, उनके निगेटिव इम्पैक्ट से भी बच सकते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।